चलिए, तो कूलम्स लॉ का एक दो सवाल हम मात्र करेंगे, ठीक है, क्योंकि कूलम्स लॉ का सवाल मोर और लेस न्यूटन्स लॉ का सवाल है ना। फोर्स लगाओ, जो आप सारा फोर्स लगाते हो, फ्रिक्शन, टेंशन, उसमें एक और फोर्स कौन सा जोड़ दो, K Q1 Q2/r², ठीक है। तो कूलम्स लॉ पे ज़्यादा सवाल नहीं करेंगे, एक दो सवाल करके आपको दिखा देते हैं, उसके बाद होमवर्क दे देंगे, ठीक। हम लोग बात करेंगे मेनली इलेक्ट्रिक फील्ड की। किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड, या जनरली हम लोग मेनली बात करेंगे फील्ड की, विच इज गोइंग टू बी द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ होल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मेन कॉन्सेप्ट होने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो क्यों ना ज़्यादा टाइम उस पर दें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। बाकी कूलम्स लॉ के सवाल आप करते रहना, जहाँ जहाँ गलत करोगे वहाँ हम सही करवाते रहेंगे, ठीक है। और वैसा जो मैथमेटिकली टफ होगा वो हम खुद करके दिखा देंगे, कोई दिक्कत। चलो, जैसे एक सिंपल सा सवाल से स्टार्ट करते हैं कि मान लो एक रॉड है, रॉड का लेंथ L है, इस पे चार्ज कितना है, Q चार्ज है, और इस रॉड के परपेंडिकुलर डिस्टेंस D से D पे एक छोटा चार्ज Q रखा हुआ। तो ये रॉड उस पर फोर्स लगाएगा, तो फोर्स निकालना, क्या निकालना है, फोर्स। इस तरह का एक सवाल पिछले क्लास में किए थे, तो उसमें आप क्या किए थे, कहीं भी सेंटर ऑफ चार्ज जैसा कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ये हम बता दिए थे। देयर इज नथिंग लाइक सेंटर ऑफ चार्ज, सेंटर ऑफ चार्ज जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो ये नहीं कि मान लेंगे इसका चार्ज सेंटर पे और शुरू हो जाएंगे। तो एकमात्र तरीका, कूलम्स लॉ किसके लिए वैलिड है, पॉइंट चार्जेस के लिए। कूलम्स लॉ किसके लिए वैलिड है, पॉइंट चार्जेस के लिए। तो क्या करते हैं हम, यहाँ से x दूरी पे जाके एक dx का एलिमेंट काट लेते हैं। इस dx वाले एलिमेंट पे कितना चार्ज होगा, dq बराबर Q/L dx। इतना तो कर सकते हो, अरे होगा ना। और ये dx वाला एलिमेंट इस पे फोर्स कुछ ऐसे लगाएगा, लगाएगा। और इस फोर्स का वैल्यू आप चाहो तो लिख लो DE। इस DE का वैल्यू हो जाएगा Q/L dx बटा दूरी का स्क्वायर। दूरी क्या हो जाएगा, d² प्लस x² अंडर रूट, उसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, x² प्लस d², सॉरी x² प्लस d²। यहाँ तक में कोई दिक्कत, अरे होगा। अब टोटल फोर्स निकालना है तो क्या करेंगे, टोटल फोर्स निकालना है तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। यही यहाँ पे हम आपको सिखाना चाह रहे हैं, यही हम आपको यहाँ पे सिखाना चाह रहे हैं। इंटीग्रेशन का मतलब बेसिकली होता है समेशन, जोड़ना होता है ना। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, समेशन या जोड़ना। वेक्टर को क्या सीधा नंबर की तरह जोड़ देते हो क्या, नहीं जोड़ पाते हो। अब बोलोगे सर पिछले क्लास में तो जोड़ दिए, क्योंकि सारा फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहा था। और यहाँ देखो तो हर एलिमेंट का फोर्स अलग, इसका फोर्स इधर, इसका फोर्स इधर, इसका फोर्स इधर, इसका फोर्स इधर। समझ में आ रहा। तो क्या करेंगे, वही अपना पुराना मेथड, दो डायरेक्शन में तोड़ लेंगे, और हर डायरेक्शन वाले को तो इंटीग्रेट कर सकते हैं। अरे कर सकते हैं ना, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन वाले को तो इंटीग्रेट कर ही सकते हैं। तो इस फोर्स को हम दो हिस्से में तोड़ लेते हैं। मान लो ये एंगल है थीटा, इसका दो कंपोनेंट, ये थीटा तो ये थीटा, तो इधर हो जाएगा DE साइन थीटा, DE
साइन थीटा, और इधर हो जाएगा डी कॉस थीटा। अब एक और बुद्धि लगाओ, ध्यान से देखो तो सारा डी साइन थीटा कैंसिल होगा, जैसा एलिमेंट इधर है वैसा एलिमेंट इधर भी होगा, इसका भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा डी साइन थीटा, तो सारा डी साइन थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल, सिर्फ जुड़ेगा कौन, डी ई कॉस थीटा। मतलब ये रॉड जो इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा वो किधर लगाएगा, ऊपर की तरफ लगाएगा। किधर लगाएगा, ऊपर की तरफ, या ऐसे बोलो रॉड के परपेंडिकुलर लगाएगा। कुछ नहीं समझ में आ रहा, पहली बार नहीं किए हैं, वेक्टर जोड़े हो ना, तो वेक्टर ऐसे ही जोड़ देते थे कि डायरेक्शन का ख्याल रख के एक्स वाले को एक्स वाले के साथ, वाई वाले को वाई वाले के साथ, तो हॉरिजॉन्टल को हॉरिजॉन्टल के साथ और वर्टिकल को वर्टिकल के साथ। समझ में आया? तो सिर्फ कौन सा पार्ट हम लोग यूज करने वाले हैं, डी ई कॉस थीटा। डी कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, के क्यू बाय एल डी एक्स बाय कॉस थीटा। ये तो लेंथ है ही, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा दिस बटा दिस। अरे हो जाएगा, तो ऊपर में आ जाएगा एक डी, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर पे पावर 3/2 होगा, है ना? तो जो नेट फोर्स होगा वो इसी का इंटीग्रेशन होगा। तो जो नेट फोर्स होगा वो मेरे हिसाब से आ जाएगा, इसमें से कॉमन ले लो सब, के क्यू डी बाय एल, और इंटीग्रेशन में बचेगा डी एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर पे पावर 3/2। बचेगा। लिमिट कहाँ से कहाँ लोगे, यहाँ से मेजरमेंट शुरू किए हैं तो -L/2 से L/2, -L/2 से L/2। जल्दी से जो, जल्दी से। तो देखो होगा क्या, मेनली पहले इस इंटीग्रेशन पे ध्यान दें, इस इंटीग्रेशन पे ध्यान दें, बाकी को बाद में पुट पाट कर लेंगे, है ना? तो ये बच रहा है आपका, देखो ऐसे dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 3/2। कोई दिक्कत? अच्छा ये बताओ, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन सिखाएं आप लोग को, अब वो यूज़ करना पड़ेगा। ऐसा करो, पुट कर दो x बराबर डी टेन थीटा, तो एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर प्लस डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा डी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। अब पावर जब 3/2 दोगे, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, डी क्यू सेक क्यू थीटा। यहाँ तक में कोई दिक्कत? मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर रहा है, ये हो जाएगा। अच्छा dx का वैल्यू भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि हम x वेरिएबल को ही हटा रहे हैं। तो x बराबर क्या लिखे थे, डी टेन थीटा, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दो, तो dx बाई डी थीटा बराबर
डी, ये डी कैलकुलस वाला नहीं है, सेक स्क्वायर थीटा, अरे होगा, यही हुआ ना, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो यहाँ से डी एक्स क्या हो जाएगा, डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अरे हाँ ना बोलते जाना, सबको इसमें पुट करो, इसमें पुट करोगे तो बचेगा डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बटा डी क्यू सेक क्यू थीटा, बचेगा? अरे हाँ ना बोलते जाओ। ये डी से ये क्या बचेगा, डी स्क्वायर बचेगा, और ये सेक स्क्वायर थीटा से सिर्फ क्या बचेगा, सेक थीटा। सेक थीटा को ऊपर ले जाओगे तो क्या बचेगा, कॉस थीटा डी थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा, साइन थीटा। हाँ, डी स्क्वायर कहाँ था, डिनोमिनेटर में, अच्छा, साइन थीटा बाय डी स्क्वायर। अच्छा, मेरा वेरिएबल थीटा नहीं था, मेरा वेरिएबल एक्स था, अरे एक्स था तो एक्स में जाना पड़ेगा ना, वो कहाँ से जाओगे, तो यहाँ से यूज करो, एक्स बाई डी बराबर टेन थीटा, थीटा एक्स डी, एक्स बाई डी बराबर टेन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से बताओ, होगा तो यहाँ पे पुट करें लास्ट में, सीधे लास्ट में पुट करें, यहाँ तक लिखो फिर करते हैं, यहाँ तक जल्दी से लिखो, स्क्रीन पॉज करो, जल्दी से लिखो। तो अच्छा, यहाँ से एक डी स्क्वायर एक्स्ट्रा में आया ना फ्री में, और यहाँ एक डी पहले से था, तो सिर्फ डी बचेगा, अरे डी स्क्वायर बाहर आएगा ना, तो सिर्फ क्या बचेगा, डी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट का वैल्यू आएगा वो हम लिख देते हैं यहाँ के क्यू क्यू बाय डी इंटू एल, ठीक है, और ये आ गया आपका कितना, एक्स बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर फ्रॉम माइनस एल बाई टू से एल बाय टू, तो पुट करो, के क्यू क्यू बाय डी एल, जब एल बाई टू पुट करोगे और माइनस एल बाई टू पुट करोगे तो नीचे वाले टर्म में तो कोई फ़र्क नहीं आएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि वहाँ स्क्वायर का टर्म है, तो एल बाई टू और माइनस माइनस एल बाई टू से क्या बच जाएगा, एल बाई टू, अरे बचेगा एल बाई टू माइनस माइनस एल बाई टू, तो क्या बचेगा, सिर्फ एल, तो ऊपर बचेगा एल और नीचे बचेगा अंडर रूट एल बाई टू का होल स्क्वायर करोगे तो एल स्क्वायर बाय 4 प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। तो ये देख लो खुद ही, कूलम्स लॉ है कि वही मैथमेटिक्स है जो अभी तक करते आए, वही मैथमेटिक्स है ना, अरे हाँ ना बोलते जाओ।
तो अच्छे वर्मा से होमवर्क हम दे देंगे, थोड़ा सा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में पढ़ा देते हैं, है कि नहीं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं, बट एनसीईआरटी में दिया हुआ तो आपको आना चाहिए। फिर हम लोग फील्ड पे मूव करेंगे, ठीक है। देखो अभी कूलम्स लॉ में सिखाए थे कि मान लो दो चार्ज रेस्ट पे है, Q1 Q2 और इसके बीच का दूरी है R, है ना। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, है ना। एप्सिलॉन नॉट क्या है, कोई परेशान करने के लिए पूछे एप्सिलॉन नॉट क्या है तो बोलोगे जो स्पेस टाइम फैब्रिक है, जो स्पेस टाइम फैब्रिक है गुत्थम गुत्था, है ना, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोगेशन को इनर्शिया प्रोवाइड करता है, वही क्या है, जो रेसिस्टेंस या जो इनर्शिया प्रोवाइड करता है उसी को क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। बट अपने लिए क्या है, बेसिकली ये इस यूनिवर्स का एक फंडामेंटल कांस्टेंट है ना। कोई परेशान करे तो उसको बता देना, कोई दिक्कत। कैसे ऐसे अभी हम लोग थोड़ा सा पढ़ रहे थे स्पेस टाइम फैब्रिक के बारे में, है ना, तो वो जो रेसिस्टेंस क्रिएट करता है ना, किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोगेशन को, उसी रेसिस्टेंस का मेजरमेंट क्या है, एप्सिलॉन नॉट, ठीक। इस एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या था, ये पता होना चाहिए, ठीक है। और ये जो पूरा वैल्यू है इसको के बोलते हैं, ठीक है, ये बता दिए थे। फिर आपको बता दिए थे कि ये फोर्स जो होगा इट विल एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेज। क्यों, क्योंकि चार्ज स्केलर है इसीलिए ऐसा होना पड़ेगा। याद आ रहा है, किसी और डायरेक्शन में लगेगा तो उसको घुमा के देखेंगे तो स्पेस तो आइसोट्रोपिक है, मतलब स्पेस का तो कोई डायरेक्शनल प्रेफरेंस नहीं है। और अगर चार्ज पे फोर्स अलग डायरेक्शन में लग रहा है मतलब किसके कारण लग रहा होगा, चार्ज के डायरेक्शनल प्रेफरेंस के कारण, है ना, जो कि है नहीं है, क्योंकि चार्ज कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए ये दोनों फोर्स एक इसी लाइन के अलॉन्ग लगेगा। मतलब अगर ये इसको पुश कर रहा है तो इधर करेगा, और अगर ये इसको पुश कर रहा है तो इधर करेगा। कोई दिक्कत, मतलब कूलम्स लॉ में हम मैग्नीट्यूड अलग निकाल लेंगे और डायरेक्शन अलग निकाल लेंगे। अब इसका जो वेक्टर फॉर्म है थोड़ा सा वो भी समझ लेते हैं, है ना। कूलम्स लॉ का जो वेक्टर फॉर्म है वो भी समझ लेते हैं, जो कि ऑलमोस्ट शायद ही हम लोग कभी यूज़ कर रहे होंगे। अगर आईआईटी हाँ जान के वेक्टर फॉर्म में ही दे दे तो अलग बात है। एक्स वाई एक्सिस है ना, मान लो R1 पोजीशन वेक्टर पे एक चार्ज है Q1 और R2 पोजीशन वेक्टर पे एक चार्ज है Q। अभी मान के चलते हैं दोनों पॉजिटिव चार्ज, दोनों पॉजिटिव चार्ज। हम निकालना चाहते हैं फोर्स एक्सर्टेड बाय Q1 ऑन Q2। तो 1 जो है वो 2 पे फोर्स किधर लगाएगा, तो आप ऐसा सोच सकते हो कि 1 जो है वो 2 पे फोर्स ऐसे लगाएगा, इधर ही लगाएगा ना, इधर ही लगाएगा ना, इधर ही लगाएगा ना। अच्छा, इसको बोल सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1,
बोल सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। तो हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं फोर्स ऑन 2 बाय 1। देखो ध्यान से हम कैसे लिख रहे हैं, के Q1 Q2 बाय R21 का स्क्वायर, और किस डायरेक्शन में लग रहा है, R21 कैप के डायरेक्शन में। अरे लग रहा है R21 कैप के डायरेक्शन में लग रहा है। अरे इसी डायरेक्शन को क्या बोलोगे, R21 कैप। ठीक है, लेकिन 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 जब हम वो तरीका यूज करते थे तो इसमें चार्ज विदाउट साइन रखते थे, याद आ रहा, बोल दिए थे कि चार्ज विदाउट साइन रखने का। लेकिन इसमें चार्ज का वैल्यू विथ साइन रखने का। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों, तो ध्यान से देखो, अगर Q1 निगेटिव रहा तो Q2 को क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा। अरे कर रहा होगा ना, हे भगवान। तो जब साइन एक का प्लस एक का माइनस रखोगे तो माइनस साइन इसके साथ एडजस्ट होकर डायरेक्शन क्या कर देगा, उल्टा कर देगा। डायरेक्शन क्या कर देगा, उल्टा कर देगा, और कहीं पे कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। तो देखो फोर्स ऑन 2 बाय 1 इक्वल टू के Q1 Q2 बाय पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 का होल स्क्वायर और पोजीशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 कैप। कोई दिक्कत, ये है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इसको अप्लाई करना चाहोगे क्या आगे चले, एक आध को कर दीजिए, लो यार कर लो। Q1 चार्ज है -6 कूलम का, और ये रखा हुआ है 2,1,3 पे, और Q2 चार्ज है 8 कूलम का, ये रखा हुआ 1,2,1 पे। तो बताओ फोर्स एक्सर्टेड ऑन 2 बाय 1। करो, जब टाइम पास ही करना तो करो। देखो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आइडिया ऑफ फील्ड, विच इज गोइंग टू बी द मोस्ट सेंट्रल आइडिया ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अभी जो 4 महीना हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ने वाले हैं उसका सबसे सेंट्रल आइडिया होने वाला है आइडिया ऑफ फील्ड, है ना। बेसिकली हम लोग 2 तरह का फील्ड पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। और अभी इस फील्ड के आइडिया से भी आपको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि कूलम्स लॉ को बहुत इज्जत क्यों नहीं मिला, है ना। कूलम्स लॉ को बहुत ज़्यादा इज्जत क्यों नहीं। अच्छा, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैट की बात करें, सिर्फ इस चैप्टर की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। ध्यान से सुनना, यह मत सोचना कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इम्पोर्टेंस नहीं है। सिर्फ इस चैप्टर की बात करें, किस चैप्टर की, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें, जहाँ चार्ज रेस्ट पे है, तो आइडिया ऑफ फील्ड इज नॉट वेरी इम्पॉर्टेंट। ये एक सुंदर तरीका आपको देता है चीज़ों को रिप्रेजेंट करने का, सॉल्व करने का, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द आइडिया ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बट जैसे ही हम टाइम वेरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की तरफ बढ़ेंगे, टाइम वेरिंग मतलब समझ रहे हो, समय के साथ जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है, तब बिना फील्ड के हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। मैक्सवेल का जो 4 इक्वेशन है, उस चारों इक्वेशन में देखिएगा या तो इलेक्ट्रिक फील्ड है या मैग्नेटिक फील्ड।
या तो इलेक्ट्रिक फील्ड है या मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रिकल डिवाइस आप देख रहे हो, कहीं ना कहीं वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को यूज कर रहा। हम इस माइक से बोल रहे हैं, है ना, इस माइक के ट्रांसमीटर से सिग्नल जा रहा है, वहाँ पे लगा हुआ रिसीवर इसको कैच कर रहा है ना, फिर वो सिग्नल मोबाइल में जा रहा है, प्रोसेस हो रहा है। सब जगह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का कमाल, समझ में, सब जगह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का कमाल। अगर सिर्फ इस चैप्टर की बात करो तो बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉलेज के पूरा चैप्टर पढ़ सकते हो, सारा सवाल बन जाएगा। लेकिन जैसे ही बात टाइम वेरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की आएगी, अभी हम दिखाएंगे आपको टाइम वेरिंग में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में कैसे बिना फील्ड के आइडिया का काम नहीं चले। ठीक है, तो पहले समझने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड है क्या, ये फील्ड है क्या, है ना। तो सबसे सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो चार्ज का दुनिया पे असर। फील्ड क्या है? फील्ड है चार्ज का दुनिया पे असर, है ना। फील्ड क्या है? चार्ज का दुनिया पे असर। अच्छा, फील्ड का ये आइडिया या ज़रूरत कैसे आया, इस पे भी थोड़ा सा कहानी आपको बताते हैं। कूलम्स लॉ से मिलता जुलता एक और लॉ है, कुछ याद आ रहा है? कूलम्स लॉ से मिलता जुलता एक और लॉ, हाँ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलो नालायक। ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमेशा वैलिड है। ठीक है, ये किनका किया हुआ था? न्यूटन का। लेकिन न्यूटन को अपने इस लॉ में ही एक दिक्कत दिखता था। न्यूटन के लॉ में दिक्कत न्यूटन को ही दिख सकता है ना। इतना इंटेलिजेंट आदमी के काम में कोई दिक्कत ढूंढना जल्दी किसी इंटेलिजेंट का ही काम होगा, और न्यूटन के काम में दिक्कत किसको दिख सकता है? न्यूटन को। न्यूटन को क्या दिक्कत दिख रहा था कि वो बोल रहे थे कि देखो ये एक मास है और ये एक दूसरा मास है, ठीक है, ये इस पे फोर्स लगाता है, लेकिन लगाता कैसे है फोर्स, है ना, इसका इफेक्ट यहां तक पहुंचता कैसे, ये चीज न्यूटन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, ये चीज न्यूटन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो अभी तक यही सोच रहे थे कि एक फोर्स को या किसी इफेक्ट को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए कंटिन्यूटी की ज़रूरत होती है। जैसे ढेर सारा ब्लॉक है तो इसको पुश किए तो इसके मॉलिक्यूल इसको पुश किया, इसका मॉलिक्यूल इसको पुश किया, इसका मॉलिक्यूल इसको पुश किया, आगे पुश होता चला गया। बट दो मास एक दूसरे से दूर पड़े हुए हैं तो वो एक दूसरे को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, है ना। इसका उनके पास कोई अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं था, और ना ही कूलम के पास। कूलम लॉ बाद में आया था तो इनके पास भी उसका कोई बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं था। तो कूलम ने क्या बोला, देखो ये इसको डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है, मतलब एक चार्ज यहाँ है दूसरा चार्ज वहाँ है, तो पता चल जाएगा दूर से कि तू है, तो ये उस पर फोर्स लगा देगा। ठीक है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट के साथ एक
दिक्कत आना शुरू हुआ, इस कॉन्सेप्ट के साथ एक दिक्कत आना शुरू हुआ। क्या दिक्कत आना शुरू हुआ वो भी बताते हैं, और कल और डिटेल में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। आपको कुछ होमवर्क देंगे पढ़ने के लिए, वो पढ़ के आओगे और डिटेल में पढ़ेंगे इसको, है ना। दिक्कत क्या आना शुरू हुआ कि आइंस्टीन ने जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, उन्होंने उसमें कहा था कि कोई भी चीज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पीड से ज़्यादा तेज़ नहीं चल सकती, मतलब लाइट के स्पीड से ज़्यादा तेज़ नहीं चल सकता, ठीक है। अरे नहीं चल सकता। और ये कूलम्स ने बोला कि एक चार्ज दूसरे चार्ज को डायरेक्टली तुरंत इफेक्ट कर देता है। तो इन्होंने बोला गया कि मान लो एक चार्ज यहाँ है Q1 और एक दूसरा चार्ज यहाँ पे है Q2 और बीच की दूरी है 1 लाइट ईयर। कितना है? 1 लाइट ईयर, ठीक है। 1 लाइट ईयर मतलब समझते हो? उतना दूर जितना लाइट एक साल में कवर करे, ठीक है। बहुत दिन से रखा हुआ था ये, मतलब कई सदियों से रखा हुआ था। तो ये इस पे कितना फोर्स लगा रहा होगा? लाइट ईयर का नाम हम रख देते हैं L, लाइट ईयर का नाम रख देते हैं L, ठीक है। तो ये इस पे फोर्स लगा रहा होगा K Q1 Q2 बाय L स्क्वायर, लगा रहा होगा ना? अरे लगा रहा होगा ना। कूलम और न्यूटन का जो फोर्स का आइडिया था वो कहा जाता है एक्शन एट ए डिस्टेंस। एक्शन एट ए डिस्टेंस, डिस्टेंस पे कोई चीज़ है जिस पे डायरेक्ट एक्शन हो रहा है ना, समझ में आया? कूलम और ये क्या था ना, न्यूटन का जो आइडिया था कि ये फोर्स कैसे लगता है, तो वो आइडिया था एक्शन एट ए डिस्टेंस वाला। क्या आइडिया था? एक्शन एट ए डिस्टेंस, मतलब डायरेक्टली ये उसको अफेक्ट कर दे रहा, ठीक है। तो फोर्स कितना लगा? K Q1 Q2 बाय L स्क्वायर लगा, ठीक है। अब हमने बोला कि आज कौन सा दिन है? आज कौन सा दिन? वेडनेसडे। तारीख 14 जून, 14 जून, ठीक। 14 जून को, ध्यान से सुनना, 14 जून को हम इसको यहां से 1 सेंटीमीटर खिसका दिए एकदम धमाक से। कितना खिसका दिए? बहुत छोटा, डेल्टा, ठीक है। 14 जून को खिसका दी और बोले कि बताओ वो अब इस पे कितना फोर्स लगा रहा होगा। तो अगर एक्शन एट ए डिस्टेंस की बात माने, जो बोलता है कि दूर से ही डायरेक्ट एक्शन लगा रहा, तो वो बोलेगा कि फोर्स हो गया होगा K Q1 Q2 बाय L प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर। अरे होगा, अरे होगा, वो यही बोलेगा ना कि जैसे उसको खिसका है फोर्स बदल गया। लेकिन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बोलती है कि कोई भी इंफॉर्मेशन लाइट के स्पीड से ज़्यादा फास्ट जा ही नहीं सकता। जा सकता है? अरे नहीं जा सकता है ना। मतलब आप जो इसको खिसकाए हो, ये असर कहाँ कब इसको मिलेगा पता है? 14 जून 2023 को पता चलेगा। और तब तक इस पे कितना फोर्स लगता रहेगा? समझ में आया? तो एक्शन एट ए डिस्टेंस यहां पे हो गया फेल। अरे फेल हो गया ना, क्योंकि अगर एक्शन एट ए डिस्टेंस सही होता तो ये इंफॉर्मेशन लाइट के स्पीड से ज़्यादा फास्ट हो जाता ना। अरे खिसकाए और पता चल गया 1 लाइट ईयर दूर कि चेंज आ गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो एक्शन एट ए डिस्टेंस वाला आइडिया तो हो गया फ्लॉप, है कि नहीं? यहां पे पिक्चर में आए एक जीनियस साइंटिस्ट जिनको मैथ्स का ABCD भी नहीं आता था, उनको ख्याल आता था, जो आप लोग को आता है ना।
एकमात्र साइंटिस्ट जिसके बारे में आप बोल सकते हो कि ख्याल आता था और वो सही ख्याल आता था, एकमात्र साइंटिस्ट जिसको ख्याल आता था और वो सही ख्याल आता था, और उस साइंटिस्ट का नाम था माइकल फैराडे। उन्होंने बोला देखो, एक चार्ज दूसरे चार्ज को या एक मास दूसरे मास को डायरेक्टली अफेक्ट करता ही नहीं। बोला कैसे अफेक्ट करता है? तो उन्होंने बोला कि देखो एक चार्ज है ना, ये अपने चारों तरफ बनाता है फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस। क्या बनाता है? अब ये गोल गोल हो जरूरी नहीं है, ये समझा रहे हैं हम आपको कि अपने चारों तरफ अपना एक असर बनाता है ना। क्या बनाता है? एक फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस। क्या बनाता है? अपना एक असर अपने चारों तरफ। या ऐसा समझो कि ये अपने चारों तरफ के स्पेस को क्या कर देता है? मॉडिफाई कर देता है, थोड़ा सा बदल देता है। वो आपको दिखेगा नहीं, है ना, वो आपको दिखेगा नहीं। ये अपने चारों तरफ के स्पेस को क्या कर देता है? मॉडिफाई कर देता है। और इस स्पेस में जब कोई दूसरा चार्ज आता है Q या Q2, तो ये इस पे फोर्स नहीं लगाता, ये इस पे फोर्स नहीं लगाता है। ये जो इसका इन्फ्लुएंस है ना चारों तरफ, ये जो फील्ड है ना चारों तरफ, ये फील्ड इस पे फोर्स लगाता है। समझ में आया? मतलब किसी भी चार्ज पे कोई दूसरा चार्ज फोर्स नहीं लगाता है, बल्कि उस दूसरे चार्ज का जो फील्ड होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकता है, आगे बताएंगे, जो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड या सिंपली जो इसका फील्ड है। फील्ड क्या है? तो चार्ज का दुनिया पे असर, चार्ज का दुनिया पे असर। तो ये जो फील्ड है ना, ये फील्ड दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है, ना कि चार्ज लगाता है फोर्स। समझ में आया? समझ में आया? तो आप बोलोगे कि सर फील्ड मेजर कैसे करेंगे? मान लिए कि हमको यहां पे फील्ड मेजर करना। अच्छा एक चीज और, फील्ड ये मत सोचना कि इसका और इसका कंबाइंड प्रॉपर्टी है, ना 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 ना। जैसे ये चार्ज आया, ये अपने चारों तरफ के फील्ड को, स्पेस को मॉडिफाई कर दिया, इसका फील्ड बन गया। ये है तो इस पे फोर्स लगेगा, नहीं है तो फोर्स नहीं लगेगा। अगर ये नहीं भी है तब भी इसका फील्ड है। समझ में आया? ये नहीं सोचना कि इसका और ये होगा तब फील्ड होगा, है ना। जैसे ही एक चार्ज आएगा तो ये अपने चारों तरफ के स्पेस को क्या कर देगा? मॉडिफाई कर देगा, बदल देगा। समझ में आया? और उस मॉडिफाइड, उस बदले हुए जगह में, उस मॉडिफाइड, उस बदले हुए जगह में जब दूसरा चार्ज आएगा तो उस पे फोर्स लगेगा। समझ में आया? ये समझिएगा, ये मत सोचिएगा कि अच्छा इन दोनों का फील्ड है, ना ना ना। सच पूछो तो फील्ड स्पेस की प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है? स्पेस की। जैसे इस स्पेस में बहुत सारा चार्ज रखा हुआ है ना, तो हम नहीं बोलेंगे कि इस चार्ज का फील्ड की, इस चार्ज का फील्ड की, इस चार्ज का फील्ड। हम क्या बोलेंगे पता है? बताओ यहां पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, बताओ यहां पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, बताओ यहां पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, बताओ यहां पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। समझ में आया? ये नहीं हम बाद में इंटरेस्ट दिखाएंगे कि इसके कारण कहाँ फील्ड इधर है और इसके कारण फील्ड इधर है, इसके कारण फील्ड इधर है, ना ना। हम बस ये चेक करेंगे यहाँ कितना फील्ड है, यहाँ कितना फील्ड है, यहाँ कितना फील्ड है। समझ में आया? अब आप बोलोगे कि सर फील्ड मेजर कैसे करेंगे? तो देखो, मेजरेबल क्वांटिटी फोर्स है। फील्ड मेजरेबल क्वांटिटी
नहीं है तो मेजरेबल क्वांटिटी फोर्स ही। जैसे कि यहाँ पे हमको फील्ड मेजर करना है, ठीक है, मान लो इस जगह पे फील्ड मेजर करना है, तो यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रख देंगे Q0, ठीक है। इस Q0 पे फोर्स लग गया मान लो कितना, F कितना फोर्स लग गया, F। तो फील्ड को मैथमेटिकली निकालने का जो तरीका, इसलिए हम वो पहले नहीं बताएं। एनसीईआरटी में फील्ड का डेफिनेशन कैसे शुरू किया पता है, कि फील्ड इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो आप लोग को क्या लगता है पता है, आप लोग को लगता है कि फील्ड एक कोई मैथमेटिकल तरीका है ना, नहीं, वो फील्ड को कैलकुलेट करने का तरीका। फील्ड एक रियल फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे सेंटर ऑफ मास रियल फिजिकल क्वांटिटी नहीं था, याद करो, बताया था ना कि सेंटर ऑफ मास क्या था, मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट था एक तरह से, है ना, एक मैथमेटिकल आइडिया था। बट फील्ड क्या है, फील्ड रियल फिजिकल क्वांटिटी है। समझ में आया, फील्ड इज रियल फिजिकल क्वांटिटी। ये याद रखिएगा। समझ में आया। हाँ, फील्ड कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो कहीं पे कोई चार्ज रख दो Q0, उस पर फोर्स कितना लगा, F। तो उस जगह पे, इस जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा F बटा Q0, मतलब फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है फील्ड का। फील्ड का मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। समझ में आया। अभी फील्ड खत्म नहीं हुआ है, एक पूरा क्लास और लेंगे हम फील्ड पे, ठीक है, जो जेई के सिलेबस से थोड़ा ऊपर होगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कोई दिक्कत। और अभी एक आध वीक थोड़ा अगर इधर उधर हो तो माफ कीजिएगा, मेरी स्थिति बहुत खराब है, बस इतना ही बोल सकता हूं। हम अपना बाइक भी नहीं चला पा रहे हैं। ये देखा होगा, ई रिक्शा पे बैठ जा रहे, देखो, तो थोड़ा सा माफ कीजिए, ठीक है। आपके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी, आपका सिलेबस टाइम पे पूरा होगा और बेस्ट तरीके से पूरा होगा, है ना। बट क्या होता है ना, इंसान कभी ऐसे पचड़े में पड़ जाता है जिससे उसका कोई वास्ता ही नहीं, उसको किस चीज़ की सज़ा मिल रही है उसको पता ही नहीं चलता, है ना। यहाँ तक में कोई दिक्कत। कल आप एनसीईआरटी का सेक्शन 1.8 पूरा पर क्या होगा, 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3, 3 सेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड पे, पूरा पढ़ के आओ। और जहाँ समझ में नहीं आए सबको अंडरलाइन लगा के आओ, ठीक है ना, अच्छे से उस पर बात करें।